नवरात्र के व्रत और दशहरे के उल्लास के बाद अब बारी दिवाली की है। उससे पहले करवा चौथ का त्योहार भी आ रहा है। कुल मिलाकर भारत के उत्सव का असल रंग अभी बाकी है। ये हमारी अनूठी पारंपरिक विरासत है कि जिस दिन दशहरा का देश भर में समापन होता है, उस दिन से हिमाचल के कुल्लू में सबसे बड़े दशहरा उत्सव का श्री गणेश हो जाता है। कहते हैं 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में खुद देवता जमीन पर उतरते हैं और इसी तरह काशी भी दशहरा के बाद राम भरत मिलाप के उत्सव में मगन है। राम भरत मिलाप की रवायत काशी में 481 सालों से लगातार चली आ रही है। श्रद्धा और उल्लास का ऐसा ही रंग चार धाम यात्रा के दौरान भी दिख रहा है। कपाट बंद होने की तारीख से पहले हर कोई भगवान के दर्शन कर लेना चाहता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि हमारी संस्कृति उत्सव की ऐसी धरोहर है जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हिमाचल के एक अनूठे जगह पर, जहां इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की धूम है। यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में दशहरा की शुरुआत हो गई, जो पारंपरिक अनुष्ठान के साथ अगले 7 दिनों तक चलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुल्लू दशहरा के अद्भुत रंग। कुल्लू में दशहरा उत्सव के रंग, आस्था और भक्ति की उमंग। वैसे तो पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा चुका है, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रविवार से दशहरा उत्सव का आगाज हुआ है। और अगले 7 दिनों तक यहाँ उत्सव और उमंग की बहार नजर आएगी। कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ हुई। इस दौरान ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इस अनोखी परंपरा और उत्सव में 250 से ज्यादा देवी देवताओं के रथ भी शामिल हुए। ये विजयदशमी जो है कुल्लू में जब सभी जगह खत्म हो जाती है तो मनाई जाती है। इसमें कोई हम अलग चीज नहीं करते हैं। 9 दिन जो नवरात्रे होते हैं, उन 9 दिनों में भगवान राम ने दुर्गा की आराधना की थी। दरअसल कुल्लू की ये 374 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें देश भर में दशहरा बीतने के बाद यहाँ भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ दशहरे की शुरुआत होती है और उत्सव के 7 दिन के दौरान हर एक दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को उस उत्सव में आमंत्रित किया। तभी से देव मिलन के प्रतीक के रूप में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। कुल्लू की दशहरा देखिए, जब 1650 में रघुनाथ जी को यहाँ अयोध्या जी के चेतननाथ के ठाकुर की मंदिर से लाया गया। राजा जगत सिंह जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस समय इनकी मूर्तियां वहां से लाए गए। और जो सीता माता की मूर्ति है, ये उस समय की मूर्तियां हैं जब अश्वमेध यज्ञ में, क्योंकि राम है, राम का फिर क्या रहा है, राम से जुड़े दशहरा रहा है, इसलिए ये उस समय फिर सभी देवी देवताओं ने रघुनाथ जी को अपना अधिष्ठाता माना और विजयदशमी का आरंभ चला। कुल्लू का दशहरा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का अद्भुत मेल भी है, जिसका श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पूरे साल इंतजार रहता है। और यही वजह है कि कुल्लू दशहरा का उत्सव देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है कुल्लू दशहरा उत्सव के पीछे की मान्यता और क्यों इसे देवों का पर्व कहा जाता है, चलिए इस पर विस्तार से आपको बताते हैं।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का महाकुंभ कहा जाता है। मान्यता है कि कुल्लू दशहरा उत्सव में घाटी के सभी देवी देवता सम्मिलित होते हैं। देव मिलन के त्योहार में शामिल होने के लिए घाटी के सभी देवी देवता ढालपुर मैदान में आते हैं। कहा जाता है कि देवताओं की मौजूदगी में धूमधाम से 7 दिनों तक कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए मान्यता कई तरीके की है। मान्यता ये भी है कि जिस तरह से 9 दिनों तक देवी भगवती की आराधना करने के बाद भगवान राम ने 10वें दिन लंका के लिए कूच किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी 10वीं तिथि पर भगवान रघुनाथ अपने रथ में बैठकर अस्थायी शिविर तक जाते हैं। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहाँ भी 7वें दिन ये लंका दहन का दिन माना जाता है। वहीं 13 अक्टूबर को कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई और 7 दिन बाद यानी कुल्लू दशहरा पर्व का समापन 19 अक्टूबर को होगा। इस साल कार्यक्रम में करीब 25 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं। हिमाचल में इस उत्सव में देव संस्कृति की झलक देखने के लिए मिलती है। इस उत्सव को खास बनाने के लिए हर साल इसमें कुछ नया शामिल किया जाता है, जो पर्यटकों को बहुत लुभाता है। इस साल कुल्लू दशहरा पर्व में राष्ट्र स्तर पर खेल उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। खेलों का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर तक होगा। देखिए, जिसमें महिला कबड्डी, वॉलीबॉल, पुरुषों की कबड्डी और अन्य तरीके की प्रतियोगिताएं भी शामिल बताई जा रही हैं। और कुल्लू के दशहरा उत्सव आपने देख लिया। अब आपको उत्सव के कुछ और रंग दिखाते हैं। रावण दहन के और विजयदशमी के बाद काशी के लोग इस वक्त राम भरत मिलाप के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। काशी में राम भरत मिलाप दशहरा के बाद होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस उत्सव में रविवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। माना जाता है कि भरत मिलाप का यह मंचन देखने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलता है और ऐसे भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दूर से लोग काशी पहुंचते हैं। राम भरत मिलाप की ऐसी अनूठी झलक प्रयागराज में नजर आई है। लाखों की भीड़ के बीच जब प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ तो हर तरफ जय श्री राम का जयकारा गूंज उठा। वाराणसी में नवरात्र और दशहरा के बाद भरत मिलाप का उत्सव मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शहर के नाटी इमली के मैदान में जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलाप होता है तो सभी की निगाहें इस अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं। मान्यता है कि इस भरत मिलाप के मंचन के दौरान भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देते हैं और भक्तों की सारी बाधाओं को हर लेते हैं। आस्था बढ़ती जा रही है और प्रभु राम के दर्शन वास्तविक रूप से होते आ रहे हैं। किन्हीं भी परिस्थितियां हो, इस राम और भरत के मिलन को किसी ने, कोई भी प्राकृतिक या जो है मानवीय किसी भी अवरोध ने इसको नहीं रोक पाया। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दूर से लोग काशी पहुंचते हैं। Here to India for about 2.5 months. Our friends said we should come here and see this festival because it's so special, so important in the Hindu world. And we saw it's like a show of the story last night in the big arena, and then we saw these guys. I'm amazed that these guys have been going since last night. We saw them start their journey. That seems so impressive. आनंद बहुत आता है, उसके मतलब कोई सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। यहाँ हम 8-10 सालों से आ रहे हैं और इसमें लगता है कि बिल्कुल भगवान का साक्षात मिलन हो रहा है। वो उस 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भगवान जी का पूरा रूप आ जाता है।
मैं भरत मिलाप देखने आई हूँ और ये मैं बचपन से हम लोग बनारस के ही हैं, तो ये यहाँ का ये सबसे पर्व महोत्सव है और ये आप खुद ही देखे होंगे, ये थोड़े से छोटे से मूवमेंट के लिए लाखों की भीड़ होती है और इन लाखों में मैं भी एक हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं बनारस में हूँ और बनारस में भरत मिलाप है और नेक्स्ट अब हम इसका एंजॉय करेंगे देव दीपावली, जहाँ हम मिलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे। दशहरे के बाद दिवाली से पहले वाराणसी में ये सबसे बड़ा आयोजन होता है। बरसों से चली आ रही भरत मिलाप की इस परंपरा के साथ लोगों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है और वक्त के साथ आस्था का ये रंग और गहराता जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में प्लेन को हवा में ही दिल्ली की तरफ मोड़ा गया और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग कराई गई। विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है सभी यात्री, क्रू मेंबर्स, पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्योंकि IGI एयरपोर्ट पर विमान खड़ा हुआ है और ये भी जरूरी नहीं है कि बम वाकई वहां पर हो। जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरीके की धमकियां आमतौर पर मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 पर बड़ा अपडेट सामने आया है। चारों धाम यात्रा समापन की ओर है। चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे और केदारनाथ के पट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। उत्तराखंड के चारधाम का समापन अब करीब आ रहा है क्योंकि शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस बार चारों धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए जुट रहे हैं। हालांकि भीड़ के चलते कई श्रद्धालुओं को आधे रास्ते लौटना पड़ा था। ऐसे में अगर वो चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये जान लें कि चारों धाम के कपाट जल्द बंद होने वाले हैं। इस कड़ी में बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर 2024 रात्रि 9:07 पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। दिवाली और भाई दूज का त्योहार आने के बाद आमतौर पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में चारों धामों के ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ठंड और भी चरम सीमा पर रहती है। इन सभी धामों तक पहुँचने का रास्ता भी काफी कठिन है, जहाँ पहुँचना ठंड के समय और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुँचते हैं, उतनी ही ठंड की वजह से उतनी ही सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। वहीं सुविधाएं न मिलने की वजह से लोगों को मदद मिलने में भी परेशानी होती है। ठंड के समय इन जगहों पर भारी बर्फबारी भी रहती है, इसलिए इस समय पट यानी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान चार धामों के मुख्य मंदिरों के भक्तों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं। बद्रीनाथ के कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं कौसानी में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक यहां पर आकर खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। कौसानी इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। त्योहार शुरू होते ही यहां सैलानियों का अंबार लग जाता है। यहां के खुशनुमा मौसम के चलते यहां के होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान खिली है। ये बारिश के बाद और निखरे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले कौसानी की तस्वीर है, जो इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी नवरात्र के दौरान देशी पर्यटकों से गुलजार रहा। 30 नवंबर से ही यहां होटल और रेस्टोरेंट में 50% बुकिंग थी और वहीं बारिश होने के बाद कौसानी के श्रृंगार में 4 चांद लगे हुए हैं।
सैलानी यहाँ ठंडी हवा और सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लेने आते हैं। साफ मौसम में तो यहाँ से सूर्योदय के समय हिमालय दर्शन होते हैं। अच्छा फ्लो यहाँ पर पर्यटकों का करेगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे पर्यटक आएंगे। उसके बाद गुजराती पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे और मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हुआ है। हिमालय बहुत जो यहाँ पर हिमालय की जो श्रृंखला है बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर देखने को मिलती है और यही मौसम भी जो होता है कि जिसमें पूरी हिमालय की जो क्लियर बेल्ट हमें दिखती है, क्योंकि समर में जो है हिमालय में धुंध होने के कारण हिमालय नहीं दिख पाता, लेकिन अभी जो है क्लियर हिमालय यहाँ पर दिखता है। मौसम बहुत अच्छा सुहाना है, धूप भी बहुत अच्छी है, तो पर्यटकों के लिए सभी के लिए एक अच्छा मौसम यहाँ पर घूमने के लिए कौसानी के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ प्रकृति से सब कुछ न्यौछावर किया गया है। दीपावली के दौरान यहाँ घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ अभी तक पहुँचे हैं और दिसंबर तक यहाँ यही आलम रहने वाला है। कौसानी की सुंदरता देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का भी अंबार लगा है। जगदीश चंद्र पांडे, कौसानी, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की इस नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूबे की नई सरकार 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कर सकती है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठियां भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। अब 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि नई सरकार के बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिलावट वो मर्ज है जिसे निजात आसान नहीं है। त्योहारों में खाने में मिलावट की शिकायतों का बढ़ जाना भी आम बात है। हमारे त्योहारों के रंग में मिलावट का जहर ना घुले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मिलावटखोरी की शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर IIT BHU से आई है, जहां दूध की जांच करने की ऐसी तकनीक इजाद की गई है जिससे कोई भी घर बैठे दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। आप और हम भी। इसके लिए IIT BHU ने बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई है और इस डिवाइस को कोई भी घर लाकर घर बैठे दूध में मिलावट की जांच कर सकता है। तो कैसे काम करता है ये डिवाइस, चलिए आपको दिखाते हैं। ये रिएक्शन की वजह से ये जो देखने में ये डिवाइस भले ही छोटा है, लेकिन दूध में मिलावट के खिलाफ बेहद कारगर है। ये दावा है IIT BHU की इस टीम का, जिसने मिलावटी दूध में यूरिया की पहचान पता लगाने के लिए बायो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ये डिवाइस बनाया है। इस बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सफलता छिपी है तरबूज के बीजों में। दरअसल प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद M कायस्थ की इस शोध टीम ने तरबूज के बीजों में यूरिया एंजाइम की खोज की है, जिसकी मदद से दूध के नमूनों में यूरिया की तेजी से और सटीक पहचान की जा सकती है। बेसिकली जो बीज होता है आपका ये तरबूजे के बीज के अंदर से लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया, तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया और उसके अंदर से यूरियस एंजाइम एक निकाला। उसके बाद यूरियस एंजाइम निकालने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको एक ऐसा कुछ बायो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डेवलप करें जिससे हमको यूरिया तुरंत से पता चल जाए दूध के अंदर। तो ये पूरा थॉट था। तो फिर इस दिशा में ये जो स्टूडेंट्स हैं डेफिका और प्रिंस, इन्होंने प्रयास किया और छोटी छोटी चिप्स आती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें उसको हम लोगों ने कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री करके उसको इमोबिलाइज किया। मतलब सरल भाषा में जो यूरियस निकाला था
उसको उस चिप्स के ऊपर हम लोगों ने फिक्स कर दिया। और फिर होता क्या है उसमें, जैसे जब भी यूरिया आएगा, अगर दूध के अंदर यूरिया किसी ने डाला है तो वो उससे रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन वहां पर होगा। रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का कुछ डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब सरल भाषा में, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर करंट आएगी, तो इसीलिए इसको बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप बोलते हैं। देखने में ये बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ग्लूकोमीटर जैसा ही है, जिसकी मदद से चंद सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस को बनाने वाली टीम ने बताया कि वो अब तक 100 से ज्यादा सैंपल पर इस डिवाइस को टेस्ट कर चुकी है, जिसमें ये सफल रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम के सामने भी इस टीम ने मिलावटी दूध के एक सैंपल को टेस्ट करके दिखाया और ये बताया कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। एक बार इसका डेमो करके दिखाइए किस तरह से ये काम कर रहा है। ये जो सेंसर चिप है, इसका जो फैब्रिकेशन हम लोग करते हैं, नैनो हाइब्रिड सिस्टम, ये बहुत सिंपल है। इस हम लोग ये इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर में डाल के फिर और एंजाइम डाल के, ये जो हम लोग ने चिप दिखाया है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने यूरेज डाल लिया है। और फिर उसके बाद बस हम लोगों को मिल्क लेना है, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, 10 माइक्रोलीटर्स में हो जाएगा। और दूध डालने के बाद इस चिप के ऊपर में ये जो हम लोग ने कनेक्ट किया है डिवाइस से, उसको रन करके फिर यहाँ पे रियल टाइम में आपको दिखेगा ये पीक, और ये जो पीक आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि मिल्क सैंपल में यूरिया है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद की शोध टीम का दावा है कि उनका ये डिवाइस FSSAI और FDA जैसी संस्थाओं के मानकों को पूरा करता है और इस बायोसेंसर को पेटेंट भी मिल चुका है। इसका जो कंसंट्रेशन लेवल वो काफी नीचे है, नीचे भी है और बहुत आगे भी है, तो कहीं भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है यूरिया तो वो उसको पकड़ सकता है उसमें, और इसमें जो टाइम ऑफ डिटेक्शन है वो बहुत कम है। और जो प्राइस की बात करेंगे तो जैसे कॉमर्शियल यूरियाज आप यूज करेंगे और हमारा यूज करेंगे तो मेरे में अपस्केल बहुत ज्यादा है। तो इसका पूरा जो डिटेल स्टडी है वो इस लैब में और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है BHU के अंदर प्रोफेसर कायस था, तो इन दोनों के मिक्स्ड प्रयास की वजह से है हम लोग के। तो ये सब पूरी चीजें हम लोगों ने किया है। इसमें जब हम लोग को इनिशियल रिजल्ट्स मिले तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका पेटेंट फाइल कर दिया है। तो अभी जो करंट स्टेज है वो पेटेंट हम लोग का पब्लिश हो चुका है, और पेटेंट फाइनल ग्रांट होने में सबको पता है कि 2 से 3 साल लगता है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिश है, फाइल्ड है, तो उसकी IP हम लोग के पास है। IIT BHU ही इसके फाइलिंग पार्टनर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसका जो पब्लिकेशन है वो ACS का एक काफी अच्छा जर्नल है, अप्लाइड बायोमटेरियल्स, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जो अमेरिका से निकलता है, वहां पर इसका प्रकाशन हुआ है। तो मतलब इस तरीके का जो डेटा है या जो टेक्नोलॉजी है वो वैलिडेटेड है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब संस्थान इस तकनीक को डेयरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि दूध में मिलावट के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाई जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल में ये डिवाइस आम लोगों के लिए भी बाजार में उपलब्ध होगा, जिसे मोबाइल फोन से जोड़कर भी आसानी से दूध में यूरिया का पता लगाया जा सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज आने वाले हैं, लिहाजा त्योहारों पर मुंह मीठा करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही वो लोग भी काम पर लग गए हैं जो आपकी हमारी सभी की सेहत से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं रहते हैं। यानी शहर शहर पैसा कमाने के लिए मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दशहरा से लेकर दिवाली तक मिलावट का खेल ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स में मिलावट ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इस बीच मिठाई से लेकर पनीर, मावा, घी, तेल सभी में मिलावट की जा रही है। दशहरे के बाद से त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का खेल भी बढ़ जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की लगातार सेवन से कैंसर समेत खतरनाक बीमारी होने की आशंका रहती है। वहीं लीवर में वसा जमा हो जाती है, इससे मोटापा, डायबिटीज, BP बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से संक्रमण होने से उल्टी, डायरिया भी हो सकता है। ऐसे में त्योहारों से पहले सावधान होना जरूरी है। दीपावली के मौके पर मिठाइयों में मिलावट खूब होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों में छापेमारी करते हैं। वहीं मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए FSSAI सर्वे करता है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। मिलावटखोरों पर 2 साल में 100 करोड़ का जुर्माना तक लगाया जाता है। मौसम की हवा अब बदल रही है। रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन इस ठंड के साथ अब हवा की
हवा फिर से पतली हो रही है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। दशहरा से पहले 11 अक्टूबर को जहां दिल्ली का AQI 141 दर्ज किया गया था, वहीं 13 अक्टूबर को हवा की गुणवत्ता का सूचकांक यानी AQI 224 तक पहुंच चुका है। जाहिर है आने वाले दिन दिल्ली में हवा के लिहाज से मुश्किल भरे हो सकते हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सर्दियां दस्तक देने वाली हैं और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर के शहरों में हवा भी प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एक दिन पहले राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 को पार कर गया, जो खराब स्थिति में आता है। इसके पीछे वजह बताई गई दशहरे के मौके पर हुई आतिशबाजी। लिहाजा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एंटी डस्ट कैंपेन को आज से और तेज करने की तैयारी है, ताकि हवा में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है। हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। हर साल सर्दियां आने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। ऐसे में सरकारी एजेंसियां इस समस्या से निपटने के लिए अब पहले से ही एक्शन प्लान तैयार रखती हैं, जो प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण की ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार कर रही है। जैसे कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं, उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण और पटाखों को लेकर जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी भी की जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इसी एंटी डस्ट कैंपेन के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खानपान धरती पर सबसे अच्छा है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का। भारत के खान पान की तारीफ में क्या कहती है रिपोर्ट, जानने के लिए देखिए पूरी स्टोरी। का खान पान सबसे बेहतर है। अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीके को अपना ले तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान काफी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खान पान को सबसे खराब माना गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया का हर इंसान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के खान पान को अपना लेता है तो खाने से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 263% ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नहीं 7 धरती की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में भारत के मिलेट मिशन की जमकर तारीफ की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत की तरह खान पान करने लगे तो खाने की जरूरतें पूरी करने। मानसून देश के कई हिस्सों में इन दिनों आफत की बारिश कर रहा है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। मदुरई में भारी बारिश और जलभराव की वजह से एक कार गहरे पानी में फंस गई। कई फीट तक पानी होने की वजह से कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। गनीमत रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और वक्त रहते सभी को बाहर निकाल दिया गया। कार सवार लोगों के बाहर आते ही कार पूरी तरीके से पानी में डूब गई। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां सड़क के बीच ही फंस गई। सड़क पर फंसे एक ऑटो में सवार लोगों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। मौसम विभाग ने मुंबई में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
रविवार को पीएम मोदी भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र पहुंचे। अनुभूति केंद्र में पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने गति शक्ति के चलते देश भर की विकास परियोजनाओं की योजना में हुई प्रगति की सराहना की है। याद दिला दें कि पीएम गति शक्ति योजना को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इससे केंद्र सरकार ने रेलवे, सड़क, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट्स, परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाकर किसी परियोजना की सटीक योजना बनाना और उसे तेज गति से पूरा करना है। और अब खबर युद्ध क्षेत्र से। इजरायली सेना ने एक सुरंग को नेस्तनाबूद किया है, जिसे वो हिजबुल्लाह की टनल शाफ्ट कह रही है। इजरायली सेना के मुताबिक ये सुरंग दक्षिणी लेबनान में एक यूएन पोस्ट से करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। इजरायली सेना को इस दौरान यहां विस्फोटक, आईईडी समेत कई घातक हथियार मिले, जो हिजबुल्लाह की सेना युद्ध में इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करती है। दरअसल इजरायल सेना ने दक्षिण लेबनान में जारी अपने ऑपरेशन में यूएन पीस फोर्स को भी निशाना बनाया था। इसके बाद 40 देशों ने इजरायल के इस कदम की निंदा की और पीस फोर्स पर हमला न करने की अपील की थी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ही संयुक्त राष्ट्र से दक्षिणी लेबनान की उन क्षेत्रों से अपनी शांति सेना हटाने की मांग की जहां इजरायल हिजबुल्लाह का संघर्ष जारी है। हालांकि यूएन ने नेतन्याहू की इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि इजरायल लेबनान सीमा पर UNIFIL मौजूद रहेगी। और अब बात क्रिकेट की दुनिया में हुए बदलाव की करते हैं। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक घरेलू क्रिकेट में पारी के बीच रिटायर्ड हर्ट होने वाले बैटर को आउट मान लिया जाएगा। दरअसल कई बार ऐसा होता था कि कोई बैटर बिना बात के या दूसरों को मौका देने के लिए रिटायर हो जाता था और टीम की जरूरत के हिसाब से दोबारा बैटिंग करने के लिए आता था। लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि सिर्फ चोटिल होने पर ही रिटायर्ड हर्ट की सुविधा दी जाएगी। एक बदलाव और किया और अगर कोई खिलाड़ी बॉल में सलाइवा लगाता है तो गेंद तुरंत बदल दी जाएगी और पहले की तरह ही खिलाड़ी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर बैटर एक रन लेने के बाद रुक जाता है और ओवरथ्रो करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है तो बैटर के खाते में सिर्फ 4 रन ही जुड़ने वाले हैं। हालांकि बीसीसीआई के ये सभी नियम सिर्फ घरेलू क्रिकेट के लिए हैं, जबकि बाकी दुनिया में उन्हें नियमों को माना जाएगा जिन्हें आईसीसी ने तय किया है। देखिए, दिल्ली में तरुण तहिलियानी के तस्वा के लिए रणवीर कपूर शो स्टॉपर बने हैं। उन्होंने फैशन वीक में तरुण के साथ ही कार से दूल्हे के लुक में एंट्री ली। एक बारात के दूल्हे की तरह उनकी एंट्री हुई। रणवीर दूल्हे के भारतीय परिधान में शो स्टॉपर बन फैशन वीक में छा गए। ऑफ व्हाइट शेरवानी में दूल्हा बन रणवीर ने सबका दिल जीत लिया। बता दें कि तस्वा आधुनिक भारतीय पुरुषों के लिए शादी और अन्य त्योहारों के अवसरों पर पहनने वाली पोशाक तैयार करने वाला एक ब्रांड है। तस्वा को ABFRL ने मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फिलहाल देखिए रणवीर की एंट्री और उनका जलवा।